तो आज जो है हम हमारा थोड़ा सा चैप्टर ये बच गया है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी ये। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है इसमें जो टॉपिक किया था वो टीएफआर वाला किया हुआ था, पेज नंबर 19 पे हम लोगों ने एंड किया था। ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग आगे हम लोग बढ़े। ठीक है। अब सीधा पेज नंबर आप लोग आ जाओ, जल्दी से पेज नंबर 27 पे। ठीक है। आपके पास बुक होगी, बुक पेज नंबर 27 पे आ जाओ। पेज नंबर 27 पे आप देख रहे हो बॉक्स दिया हुआ है आपको 2.3, ये इंपॉर्टेंट है बॉक्स। इसमें से आपको 2 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पहली बात। अब ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये क्या कह रहा है, डज द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफर अ डेमोग्राफिक डिविडेंड फॉर इंडिया। मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था इसके बारे में कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, कि यंगर पॉपुलेशन जो है हमारे लिए, जो है हमारी कंट्री के लिए अवेलेबिलिटी यंगर पॉपुलेशन की हो रही है। और इस केस में क्या हो रहा है, जब यंगर पॉपुलेशन अवेलेबल है तो हमारे एडवांटेज है। ठीक है। डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि बिकॉज वो यंगर की यंगर पॉपुलेशन एक टाइम पे इकट्ठे जो है ओल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है। वो एक दिक्कत हमें नजर आ रही होती है, बट इससे हम फायदा उठा सकते हैं। बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है, जो कि 4 मार्कर का जब ये क्वेश्चन आता है कि क्या चेंजिंग एज स्ट्रक्चर डेमोग्राफिक डिविडेंड या इंडिया के लिए बेनिफिट दे रहा है, वो तो कहते हैं बिल्कुल दे रहा है। बट इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, तो जिन बच्चों ने पहले किया उनको याद भी होगा। इसका फायदा हम उठा सकते हैं इस सेंस में कि पहले तो उनके लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए अच्छे से, और दूसरा उनके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल है, ठीक है, दोनों चीजें उनको मिल रही हैं, तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का यानी चेंजिंग एज स्ट्रक्चर का यानी यंगर पॉपुलेशन का हम फायदा उठा सकते हैं, वरना नहीं उठा। ठीक है। ये चीज बताए तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, पर मैं अपने पूरा पढ़ देता हूँ। ठीक है। इसका अगर आंसर आपको मार्क करना है वो मैं बता देता हूँ। एक सेकंड। पेज जैसे पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ आपको पूरा पूरा मार्क करना है इसके आंसर के लिए। क्वेश्चन सेम है, डज द चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, पहला दूसरा पैराग्राफ पूरा। थर्ड वाला पैराग्राफ बट से लेकर आप देखोगे फिफ्थ सिक्स लाइन में लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट। फिफ्थ सिक्स लाइन पे डेवलपमेंट लिखा हुआ है, बट से लेकर डेवलपमेंट लिखा हुआ है, रियल प्रॉब्लम से पहले डेवलपमेंट। ठीक है। यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा फिफ्थ सिक्स लाइन में, कैन नॉट गारंटी बेनिफिट्स एंड इफ प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड। और नेक्स्ट वाले उसके यहाँ तक मार्क करना है, उसके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन मार्क करनी है बस, इंडिया इज इंडीड फेसिंग अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। मान्य तुमने तो मार्क किया ही हुआ है। हाँ हाँ। ठीक है। इंडिया जो फोर्थ पैराग्राफ है उसमें इंडिया इज इंडीड फेसिंग अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये आपका 4 मार्क्स में आंसर कवर होता है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी, ये क्या कह रहा है हमारे मार्क कर लिया है। ठीक है। अगर नहीं होगा वो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है। तो डेमोग्राफिक, अर्जित म्यूट करना उधर से प्लीज। हाँ, थैंक यू अर्जित। तो कहते हैं डेमोग्राफिक एडवांटेज और डिविडेंड जो है ये कैसे डिराइव होता है, फ्रॉम द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन is due to the fact that India will remain for some time one of the youngest countries in the world. अभी भी है। A third of India's population was below 15 years of age in year 2000. And in 2020, average Indian will be 29 years old compared with an average of 37 in China and the United States, 45 in Western Europe, 48 in Japan. This implies a large and growing labor force which can deliver unexpected benefit in terms of growth and prosperity. अब देखो ये 2020 चल रहा है और आप देख लो किस हिसाब से बदलाव हो गया है कोरोना के चक्कर में। इनफैक्ट अभी एक थ्योरी और आई थी कि हमारा एज स्ट्रक्चर खराब करने के लिए, इंडिया का एज स्ट्रक्चर को खराब करने के लिए, जिसके डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज ना मिले, चाइना ने ये स्ट्रैटेजाइज किया और इंडिया से रिलेशन थोड़े से ऐसे भी चल ही रहे थे। तो चाइना ने जानबूझ के ये कोरोना वायरस केयर फैलाया कि काफी जगह पे ये जो एज स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम क्रिएट हो और हमें हमसे कोई आगे ना निकल पाए। ठीक है। ये एक प्रॉब्लम देखने को मिली, ऐसी थ्योरी भी यहाँ पे आई है। तो यहाँ से अब जब हम पढ़ रहे हैं तो मुझे रियलाइज हुआ, तो मैं मुझे बता दूँ। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, हमारी लेबर फोर्स बढ़ेगी। अब देखो ये सिचुएशन लाइक तो नहीं हो सकता बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग तो मर भी जाएंगे, और इससे ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी हमें मिल सकती है।
डेमोग्राफिक डिविडेंड कहाँ कैसे होता है? इट रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेटिव टू नॉन वर्कर्स इन द प्रपोर्शन पॉपुलेशन। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, डेफिनेशन भी है एक तरीके की है। एंड इन टर्म्स ऑफ एज, वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है आपकी 15 टू 64, ठीक है, कायदे से देखा जाए तो दिस वर्किंग एज ग्रुप मस्ट सपोर्ट इटसेल्फ एज वेल एज दोज आउटसाइड दिस एज। तो वर्किंग ग्रुप क्या है? दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, इनके ऊपर लोग डिपेंडेंट होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं, इनको खुद को भी सपोर्ट करना है, दूसरे लोगों को भी सपोर्ट करना है जो काम नहीं कर रहे हैं, दोज आर नोन एज डिपेंडेंट्स। And changes in the age structure due to demographic transition lower the dependency ratio of or the ratio of non-working to the working age, thus creating the potential for generating growth। तो एज स्ट्रक्चर में अगर बदलाव आता है और हमें इसका फायदा मिलता है, डिपेंडेंसी रेशियो हमारी कम होती है, तो यंगर पॉपुलेशन हमारे सामने आएगी और हम लोग ग्रोथ यहाँ पे जनरेट कर पाते हैं, हमारी कंट्री को इससे फायदा मिल रहा होता है, मिलेगा भी, नॉट ओनली इंडिया बट अपार्ट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। बट अब ये इंपॉर्टेंट है थर्ड पैराग्राफ। अब ये कह रहे हैं अगर ये हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी है तो इसको हम लोग बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इन्होंने बोला है अगर हम लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे तभी इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, तभी इसका फायदा उठा सकते हैं, वरना इसका कोई भी एक्चुअल फायदा हम नहीं उठा पाएंगे। और कहते हैं अगर रीजन भी दिया है, कहते हैं अगर जो नए एंट्रेंट्स है लेबर फोर्स में एजुकेटेड नहीं है, इनकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो ये अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे या बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाएंगे या किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो thus changing age structure by itself cannot guarantee any benefits unless it is properly utilized। So planned development ये करना जरूरी है। वैसे भी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने जो है ज्यादा हाईलाइट किया है। रियल प्रॉब्लम इन्होंने यही यहाँ पे बोला is defining in the dependency ratio as a ratio of non-working age group to working age rather than ratio of non-workers to workers। The difference between the two is determined by the extent of unemployment and underemployment which keep a part of the labor force out of productive। अनएम्प्लॉयड तो क्या है? बिल्कुल भी काम नहीं है। अंडर एम्प्लॉयड क्या हो ग्रेजुएट कर रहे हो 8th क्लास पास वाली नौकरी, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड इसको बुलाते हैं इस तरीके से। तो जो आपकी पोजीशन के हिसाब से या स्किल्स के हिसाब से काम होना चाहिए वो ना करके आप छोटी मोटी नौकरी उससे कर रहे होते हो तो अंडर एम्प्लॉयड कहलाते हो। एंड दिस डिफरेंस एक्सप्लेन्स व्हाई सम कंट्रीज आर एबल टू एक्सप्लॉइट द डेमोग्राफिक एडवांटेज व्हाइल अदर्स आर नॉट। तो जैसे हमारे बहुत सारे फैक्टर है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बी बोर्न इन इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन की राइजिंग हो रही है, लोग इतने सारे हैं, यंगर पॉपुलेशन इतनी सारी, चेंजेस डेमोग्राफिक इतने दिख रहे होते हैं हम लोगों को, तो फायदा ही फायदा हमें नजर आ रहा होता है। और स्टडी करने के लिए कितना बढ़िया, इतने सारे फिनोमेना आपको पढ़ने को मिलते हैं। सो दैट इज व्हाई दे से दैट इंडिया इज इंडीड फेसिंग अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय द डेमोग्राफिक डिविडेंड and the effect of demographic trends on the dependency ratio defined in terms of age group is quite visible। The total dependency ratio fell from 79 in 1970 to 64 in 2005, but the process is likely to extend well into this century, with the age-based dependency ratio projected to fall to 48 in 2025, and because of the continuous fall in the proportion of children and then rise to 50 by 2050 because of an increase in the proportion of the age। Because कम होएगा तो बढ़ाना भी है, बिकॉज अगर यंगर पॉपुलेशन ही है तो फेज आउट हो जाएगी, सारी की सारी बुढ़ी हो जाएगी और फिर उसके बाद फिर हमें यंगर पॉपुलेशन की जरूरत पड़ेगी, फिर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये चेंजिंग एज स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन इन्होंने यहाँ पे किया है, ठीक है, तो उसके ऊपर प्लीज ध्यान दीजिएगा। 4 मार्कर का क्वेश्चन है बॉक्स में जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 29 पे, और 29 पे सीधा ये टॉपिक जो है डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया के बारे में बताया हुआ है। हाँ, हमने ये पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एक्चुअली मैं फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट डू मीन बाय सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया इन एन ईयर, एक साल के अंदर, इसको हम लोग जो है सेक्स रेशियो के नाम से बुलाते हैं। आप ऊपर एक बॉक्स देख रहे हो टेबल 3, इसमें आपको पूरा सेक्स रेशियो का चार्ट इन्होंने बना के दिया हुआ है। 1901 से लेकर 2011 2017 तक का लेटेस्ट डेटा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके का हमारा सेक्स रेशियो चला, ठीक है। तो 29 पेज पे सीधा आएंगे हम लोग, ये फालतू की चीज हमें नहीं करनी है, इन्होंने डेटा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है 28 पे उसको कुछ भी करना
मैं आपको सीधा यहीं पे आइए। पहले मैं आपके लिए जो है स्टेट लेवल चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ रहा हूँ, तो इन्होंने थोड़ा सा बता रखा है कि स्टेट लेवल चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है हमारे लिए ग्रेटर कॉज फॉर वरी है। सेक्स रेशियो तो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है कि छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, लड़कियों की स्पेसिफिकली, तो वो एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने हो जाता है। ओवरऑल सेक्स रेशियो में कमी आने का मतलब तो ये है कि विमेन ऑब्वियसली एज्ड होके भी मर रही है, मिडिल एज में भी मर रही है, यंग में भी मर रही है, बट चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ग्रेटर कॉज है बिकॉज इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। लड़कियों की प्रेफरेंस नहीं है, डाउरी देनी पड़ती है, ये है वो है, तो ये फीमेल फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड ये सब कॉमन रीजन है, दोनों में यूज हो जाते हैं। तो कहते हैं एज मेनी एज 6 states and union territories have a child sex ratio of under 900 females per 1000 males. They have not mentioned, जैसे थोड़ा सा बताया हुआ है। Punjab is the worst with an incredibly low child sex ratio of 793, followed by Haryana, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश, और ये प्रॉस्पेरस सिटीज भी हैं। एज चार्ट 6 shows, Uttarakhand, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra all are under 925, while Madhya Pradesh, Goa, J&K, Bihar, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha are of 927 and below 950 mark. Even Kerala, the state with the best overall sex ratio, does not do well at 963, while the highest child sex ratio of 986 is found in Sikkim. तो ये अंडरलाइन कर लेना, बनवा कर आ सकता है। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे है आपका इंडिया में? सिक्किम, 986। ठीक है, तो लोएस्ट इन्होंने पंजाब का शो कर रखा है यहाँ पे 793, 793। आराध्या, लोएस्ट कहाँ का है वैसे? पंजाब का ही आएगा या हरियाणा का है? नहीं, इसलिए ज्योग्राफी का बनता है, इसको बताओ। आराध्या रेऊ, अभी तुम ये ज्योग्राफी पढ़ते हो, पंजाब का ही होगा, श्योर नहीं बोलो ना, क्या पढ़ेगा सर? जनरली हरियाणा का होता है। अच्छा सही, ठीक है, बायस रिपोर्ट मत प्रेजेंट करो ना मेरे सामने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो यही बात कर लो। एक मिनट, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, वो मैं चेक कर लूंगा। यहाँ के हिसाब से लोएस्ट तो पंजाब शो कर रहा है, हाईएस्ट 986 सिक्किम का कर रहा है। ठीक है, चलो एनीवे कोई दिक्कत नहीं। हाँ अजित, क्या कह रहे हो? सर मेरा पेज में शो है, कौन से पेज पे हो? 29 अजित, 29। ओके सर। तो 29 सेकंड पैराग्राफ। अब यहाँ से ये जो है सेक्स डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो का रीजन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिख लो। 4 मार्कर का ये क्वेश्चन आता है सेकंड पैराग्राफ का, डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं फिर आगे। तो कहते हैं डेमोग्राफर्स और सोशियोलॉजिस्ट ने काफी सारे रीजन दिए हैं डिक्लाइन ऑफ द सेक्स रेशियो इन इंडिया। यू हैव योर ओन रीजन, आप लोगों के पास होंगे, ठीक है, उसको आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सबसे बड़ा तो हेल्थ फैक्टर होता है, विमेन और मेन में हेल्थ फैक्टर का बड़ा चांस है बिकॉज विमेन को काफी ज्यादा बेयर करना पड़ता है। एंड इट इज रेलेवेंट टू आस्क इफ द फॉलोइंग द सेक्स रेशियो मे बी पार्टली ड्यू टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डेथ इन चाइल्डबर्थ दैट ओनली विमेन फेस। However, maternal mortality rate is supposed to decline with development. कि डेवलपमेंट हो रही है, maternal mortality rate में कमी आनी चाहिए। maternal mortality rate क्या था? वही जब औरतें डिलीवरी टेबल पे उनकी डेथ हो जाती है बच्चा पैदा करते करते, तो उसको maternal mortality rate बोलते हैं। तो फिर उसमें बदलाव होना चाहिए था क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ रही है, पर इतना ज्यादा नहीं हुआ। कहते लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ा, एजुकेशन बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी, मेडिकल कम्युनिकेशन आया, तो चीजें इंप्रूव हो जाती है। इंडीड मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट्स कमिंग जो है, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट्स में डाउनवर्ड फॉल आपको देखने को जरूर मिल रहा है, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे इंडिया में आज भी ये बहुत ज्यादा हाई है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है सेक्स रेशियो खराब करने का? बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ अगर एक लेडी मर रही है, तो आप इमेजिन करो कि अगर हम लोग ये बोलते हैं एट एन एवरेज कि 1000 मेल्स के ऊपर मान के चलो 800 फीमेल्स हैं, और 800 फीमेल्स की शादी होंगी, और इमेजिन करो 80% ऑफ द पॉपुलेशन अगर हम लोग बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कि 50 नॉट 80%, 1000 में से मतलब टेंटेटिवली चलो ले लो 60% के आसपास अगर फीमेल है, 70% के आसपास फीमेल है, और चाइल्ड बर्थ के दौरान वो अगर मर रही है, तो सेक्स रेशियो हमारा खराब होगा।
सेक्स रेशियो हमारा डेफिनेटली डिक्लाइन। So combined with the fact that the decline in the child sex ratio has been much steeper than the overall figure, social scientists believe that the cause is to certain differential treatment of girl babies. ये अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने रीजन दे सकते हो। इन्होंने हेल्थ फैक्टर और मेटर्नल मोर्टालिटी रेट के बारे में यहाँ पे बताया, ठीक है, दोनों चीजें। 4 मार्कर का ये क्वेश्चन आता है। अब आ जाओ पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 पे इन्होंने जो है सबसे ऊपर का पैराग्राफ है, 4 मार्कर का है, reasons behind child sex ratio, declining child sex ratio, reason behind declining child sex ratio, और जो पीछे अभी हमने पढ़ा reason behind sex ratio, declining sex ratio, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो ओवरऑल फीमेल के लिए है, चाइल्ड सेक्स रेशियो आपके जो छोटी बच्चियां हैं, ठीक है, 0 to 1 की एज में और थोड़ा सा बढ़ा हुआ 3 4 5 साल इन्फेंसी के टाइम के बीच, चाइल्डहुड के टाइम के बीच, उस टाइम पे भी चाइल्ड अगर लड़कियों में बदलाव आता है। इनिशियली कब आता है, जो हम लोग देख रहे होते हैं कि ना प्रेफरेंस जो है हमारा लड़कियों की तरफ नहीं होता, ठीक है, कई लोग ऐसे हैं। अब जैसे इनफैक्ट अभी मैंने जब मैं पहले करा रहा था मैं बता भी रहा था, तो मेरी फ्रेंड जो गुड़गांव रहती है, बेबी लिविंग है, पहली बार जैसे उसने कंसीव किया, और उनकी फैमिली थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स टाइप से, सास वास है, थोड़ी सी एजेड है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनकी फैमिली में, तो मतलब करोड़पति लोग हैं, गाड़ी होटल्स हैं उनके अपने गुड़गांव में, ठीक है, और सब चीजें हैं, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है, लड़का चाहिए लड़का चाहिए लड़का चाहिए लड़का चाहिए। ट्विंस हो गई, उसके बाद वो 5 से 6 बार उसने कंसीव किया है, और हर बार कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के राजस्थान पाकिस्तान इंटीरियर जा चुके, ठीक है, वहां पे जो है क्या होता था कि ये पता करा लेते थे कि लड़का है लड़की है, और हर बार उसने लड़की कंसीव करी और वो उसको अबॉर्ट करा देते थे, हर बार, ठीक है। तो अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली के पॉइंट से रिसेंट पिछले साल ही अभी उसका फिर बच्चा हुआ, और वो भी लड़की हुई, तो उसने बोला चलो ठीक है अब जो है, तो अब हो गया होगा कोई माइंडसेट चेंज या नहीं हुआ, क्योंकि रिसेंट की बात है, मैंने पहले इन बच्चों को बताया था, रिसेंट की बात है, तो उसको लड़की ही हुई है, तो शी इज ब्रिंगिंग हर अप, ठीक है, ये लड़की है, तो ये ट्रीटमेंट की बात है, तो आज भी आप देखो ऐसे देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये सोनोग्राफी टेस्ट वगैरह या फ्री नेटल डिटर्मिनेंट टेस्ट जो है वो बंद कर चुके हैं, बट ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि ये मैंने कहानी सुनी सर है। आज भी ऐसा हाँ जी, तभी मैंने बोला ना। तो ऐसा आज भी हो रहा है, बिकॉज आई लिसन टू हर पर्सनली, तो ये मुझे पता है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। सो सेवरल फैक्टर्स यहाँ पे इन्होंने बोला मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इंक्लूडिंग सीवियर नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज इन इन्फेंसी, लड़की नहीं चाहिए, leading to higher death rates, sex-specific abortions that prevent girl babies from being born, and female infanticide or the killing of girl babies due to religious or cultural beliefs. Each of these reasons point to a serious social problem, and there is some evidence that all of these have been working in India. आज भी, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लाइव टेलीकास्ट मैंने आपको सामने रहते हुए बताया। So practices of female infanticide have been known to exist in many regions, while increasing importance is being attached to modern medical techniques by which the sex of the baby can be determined in very early stages of pregnancy. The availability of the sonogram and X-ray diagnostic device based on UST, that is ultrasound technology, originally developed to identify genetic or other disorders in the fetus, may be used to identify and selectively abort female fetuses. ठीक है, तो उसको हम लोग अबॉर्ट कर देते थे। तो इनफैक्ट ये तो बहुत लेटेस्ट में इन्होंने ये चेंज किया था, मतलब मेरे टाइम पे भी मेरे पेरेंट्स ने चेक किया था कि लड़का है कि लड़की है, तो लड़का ही था, मतलब क्योंकि मेरा टाइम तो बहुत पुराना था, 1987 की बात है और ये 2003 से आया हुआ था। तो अभी भी मतलब लोगों के पास ऑप्शन होता है, क्योंकि डॉक्टर्स को तो पता होता है क्या होता है, बट वो स्पेसिफिकली नहीं बताते। कई लोग जिनको पता है तो वो तो अपना उस तरीके से पूछ लेते हैं, बट नहीं बताया जाता। इनफैक्ट ये जो चीज है सिर्फ इंडिया में है, बाहर आपको खुलेआम बताया जाता है आपका लड़का है कि लड़की है, बिकॉज दे डोंट ट्रीट देम डिफरेंटली, ठीक है, तो ये चीज वहां पे करी जाती है। तो ये थे रीजंस बिहाइंड चाइल्ड सेक्स रेशियो के डिक्लाइन में। चल लेकिन फॉरेन में नहीं होता, लोगों का माइंडसेट भी नहीं ऐसा होता हाँ तो वही कि तो बोल हमें रहा सिर्फ हूँ, लड़का ही चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ ना कि वहाँ पे ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है, माइंडसेट भी नहीं है, वही चीज है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन होते हैं, मैंने एक छोटा सा बताया रीजन। ओके, और इसके बाद इन्होंने जो है रीजनल पैटर्न ऑफ लो चाइल्ड सेक्स रेशियोज के बारे में बात करी। अब जैसे इसमें क्या है, ये भी 4 मार्कर का क्वेश्चन नेक्स्ट पैराग्राफ कवर हो जाता है कि व्हाई देयर इज अ रीजनल पैटर्न ऑफ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो।
तो कहते हैं सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, समझ आ रहा है। सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, समझ हो रहा है, हाँ, समझ आ रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, समझ आ रहा है। अब रीजनल पैटर्न क्यों है? रीजनल पैटर्न मतलब ये स्पेसिफिक कुछ कुछ रीजन में चाइल्ड सेक्स रेशियो में कमी आ रही है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने आर्गुमेंट दिया है। क्या कहते हैं? इट इज स्ट्राइकिंग लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो आजकल हमें प्रॉस्परस रीजन ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, जो प्रॉस्परस रीजन कहते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से महाराष्ट्र जो है पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इसमें हायर पर कैपिटा इनकम है, बट चाइल्ड सेक्स रेशियो खराब है, सबसे लो है। तो कहते हैं प्रॉब्लम सिलेक्टिव अबॉर्शन की नहीं है, इज नॉट ड्यू टू पॉवर्टी और इन इग्नोरेंस और लैक ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं इफ प्रैक्टिसेस लाइक डाउरी मीन दैट पेरेंट्स हैव टू मेक लार्ज डाउरी पेमेंट्स टू मैरी ऑफ देयर डॉटर्स, देन द प्रॉस्परस पेरेंट्स वुड बी द वन मोस्ट एबल टू अफोर्ड दिस। However, we find the sex ratio to be the lowest in the most prosperous regions. ठीक है, तो जब उनके पास पैसा है, सब चीजें हैं, सिलेक्टिवली मेल कैंडिडेट मेल ही चाहिए और अबॉर्ट करा देते हैं। रीजन वही है, ऑर्थोडॉक्स है ना, कैसा माइंड है क्या नहीं है, उस तरीके से मना कर देते हैं। ठीक है, तो रीजनल पैटर्न आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल though this issue is being still researched, that economically prosperous family decide to have fewer children, often only one or two now. They may also wish to choose the sex of their child, and this becomes possible with the availability of ultrasound टेक्नोलॉजी। तो मैंने भी देखा, मतलब चल रहा है। अब जैसे एक मैं स्टूडेंट को ही पढ़ाने जाता था, तो अच्छी खासी मॉडर्न फैमिली, ठीक है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, मतलब उनके गाड़ियों के शोरूम से लिटरली। और तो मैंने दोनों भाई थे, दोनों फैमिली। मैं बड़ी वाली बेटी को पढ़ाने जाता था, तो बड़ी बेटी, अच्छा सॉरी, हाँ बड़ी बेटी की तो शादी हुई है रिसेंट। बड़ी बेटी, उसकी छोटी वाली जो मैं 12th में पढ़ा रहा था, 2 साल पहले की बात है। और उसमें अब क्या था, दोनों भाइयों को 2 बेटियां 1 बेटे, 2 बेटियां थे, मतलब वो तीसरे वाले की चाह इसलिए थी कि बेटा होना चाहिए। एंड लिटरली अब वो ये प्रॉस्पेरस रीजन वाली बात है, तो ऑर्थोडॉक्स से घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। मॉडर्न एक हद के बहुत ज्यादा मॉडर्न फैमिली थी, बट वो लड़कियों को लेकर बड़ा रिजर्व था। ठीक है, कि ये लव मैरिज नहीं करनी, वैसे नहीं करना, वैसे नहीं। एंड मतलब और जहाँ तक ये भी बात आ जाती है, तो आई सॉ इट। तो जैसे उसके अपनी अपनी सिस्टर की शादी की, तो मैं नहीं चाह के भी कम से कम उन्होंने 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च किया होगा आराम से, ज्यादा ही बल्कि मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने बड़ी लैविश मैरिज करी, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, दिलजीत दोसांझ वोसांझ सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे, हाँ लिटरली। तो वही था, अरेंज मैरिज हुई, सब चीजें। तो मतलब डिपेंड करता है किसका माइंडसेट किस तरीके का क्या है क्या नहीं है, तो ये सब चीजें हमें पॉसिबल। और मतलब ये लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि चलो एक ही बच्चा सही, कई बार ऐसा हो जाता है, तो लड़का ही होना चाहिए ज्यादातर। तो दिस बिकम्स पॉसिबल विद द अवेलेबिलिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ने इसके लिए काफी सारे लॉज और इसको जो है इम्पोज किए हैं, हैवी फाइन्स लगाया है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट ऑफ लॉ हैज बीन फोर्स सिंस 1996। इसको मार्क करने में 2 मार्कर आ जाता है, ये वाला 2 मार्कर आता है ये वाला, कि कौन-कौन से टेक्निक्स यहाँ पे बनाई गई है, और इसको 2003 में फर्दर स्ट्रेंथन अप कर दिया गया था। हाउएवर लॉन्ग रन में सॉल्यूशन ये नहीं है। हमारा जो बायस है गर्ल चिल्ड्रन को लेकर, सोशल एटीट्यूड है, कानून किताब तो विवाद की बात है। फिर भी कहते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री। ठीक है, तो इन नई बुक्स में दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो ये आपको याद रखना है। तो ये सारे पोर्शन है जो अलग अलग कवर हो जाते हैं आपके, मैंने आपको ये पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी। नहीं, क्यों छुट्टी में, इसलिए छुट्टी, कहीं जाना है वाले तुम्हें? कोई नहीं, है हमारे पास टॉपिक। ठीक है, तो ये हम तो कर ले, पहले जल्दी खत्म हुए ना, फिर वैसे अभी तो क्लास में खत्म होएगा नहीं, पर स्टिल होगा तो ट्राई करते हैं जितना हो जाए। तो या नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पेज नंबर 32 पे आ जाइए, लिटरेसी, साक्षरता हिंदी में बुलाया जाता है। आप कितने साक्षर हैं? क्या आप अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं? तो आप साक्षर कहलाते हैं एक हद तक। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोविजंस है। हाउ यू आर बीइंग कॉल्ड एज लिटरेट, कौन होता है पढ़ा लिखा आदमी? ठीक है, और ये फॉर्चुनेटली ये वाला जो क्वेश्चन है 2017 में पहली बार कवर हुआ था, उसके बाद अभी ये सैम्पल पेपर और वैसे कहीं ना कहीं आए जा रहा है।
और क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, लिटरेसी एज अ प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। 2017 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हुआ था। दोनों पैराग्राफ्स आपको आंसर में लिखने होते हैं एज इट इज, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेटा है। ठीक है, थोड़ा सा डेटा है इसमें, तो वो आपको लिखना ही पड़ेगा। याद आपको यही करना है, इजी है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कहते हैं एजुकेशन और लिटरेसी में फर्क होता है, दोज हु नो। ठीक है, आप एजुकेटेड हैं, आप लिटरेट हैं, तो आप ये हो सकता है कि जो एजुकेटेड बंदा हो वो ऑब्वियसली लिटरेट तो होगा ही होगा। ठीक है, और वो दोनों बहुत सारे सेंस में एजुकेशन के मायने हमारे यहाँ पे सामने आ जाते हैं। और जो लिटरेट हो जरूरी है वो एजुकेटेड हो। ठीक है, तो जैसे हमें बोलते हैं आप अपने हिंदी में नाम लिख सकते हो, इंग्लिश में नाम लिख सकते हो, साइन कर सकते हो, थोड़ी मोटी कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आप लिटरेट कहलाते हो इंडिया में। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, लिटरेसी इज अ प्री रिक्वायरमेंट, यानी आपको पढ़ना लिखना तो आना चाहिए, टू एजुकेशन विच इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अपार्टमेंट। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो जैसे पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, जबरदस्ती कहीं पे साइन करा लिया, कुछ कर लिया, पैसे ऐंठ लेते थे, जमीनें ऐंठ ली जाती थी लोगों से, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। तो आपको थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, वो एक तरीके से आपका एजुकेशन है। तो आप एजुकेटेड किसी भी स्फेयर में हो सकते हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक एजुकेशन, और भी सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती है। तो ये एम्पावरमेंट का इंस्ट्रूमेंट आपके पास होता है। कहते हैं द मोर लिटरेट द पॉपुलेशन, जितना ज्यादा जो है साक्षर होगी पॉपुलेशन हमारी, उनको ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियसनेस होगी अपने करियर ऑप्शंस के बारे में, एज वेल एज वो नॉलेज इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्दर, लिटरेसी से आप जो है हेल्थ की अवेयरनेस होती है, कल्चरल इकोनॉमिक वेलबींग होता है। लिटरेसी जो है लेवल हमारा इंडिपेंडेंस के बाद काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। कहते हैं 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन हमारी लिटरेट है, बट इंप्रूवमेंट इन द लिटरेसी रेट हैव टू स्ट्रगल टू कीप अप विद द रेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन व्हिच इज स्टिल क्वाइट हाई। तो बढ़ता तो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर दोबारा बढ़ गया लिटरेसी लिटरेसी जो है इलिटरेसी रेट एक्चुअली। ठीक है, लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। सो इनॉर्मस effort is needed to ensure the literacy of the new generation, which are only just beginning to be smaller in numbers than in the past. Remember the discussion on age structure, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा भी था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड जो डेमोग्राफिक डिवाइडिंग का एडवांटेज उठाने के लिए वी हैव टू मेक आवर पॉपुलेशन एजुकेटेड। ठीक है, तभी इसका फायदा हमें मिलेगा। पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, तभी ये समझेगा। इसी को इन्होंने डेटा के साथ एक्सप्लेन किया है कि लिटरेसी रेट आपको जेंडर, अंडरलाइन कर लेना, जेंडर के अक्रॉस, रीजन के अक्रॉस, सोशल ग्रुप्स के अक्रॉस जो है वेरी करते हुए नजर आ रही होती है। ठीक है, हर जगह वेरी करते हुए आपको नजर आ रही होती है। तो कहते हैं जैसे टेबल नीचे इन्होंने दिया है, लिटरेसी रेट फॉर वुमेन इज 16.7% लेस देन द लिटरेसी रेट फॉर मेन। फीमेल लिटरेसी हैज बीन, ये जेंडर का डिस्क्रिप्शन अभी दे रहे हैं तो अंडरलाइन करते रहिएगा। फीमेल लिटरेसी हैज बीन राइजिंग देन मेल लिटरेसी पार्टली बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम रिलेटिवली लो लेवल्स, क्योंकि अब औरतों ने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो बिल्कुल गड्ढे में थी, अब निकल रही है तो पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, फीमेल लिटरेसी 11.2% से बढ़ी 2011 और 2 के बीच में, मेल लिटरेसी 6.2% ही बढ़ा। फिर कहते हैं अप्रोक्सीमेटली लिटरेसी इंक्रीज जो है 9% हो गया। फिर कहते हैं मेल लिटरेसी रेट 6% है, फीमेल लिटरेसी रेट 10% से बढ़ा। अगेन फीमेल लिटरेसी हैज बीन राइजिंग देन मेल लिटरेसी। बार बार एक ही चीज बोली हुई है, आप डेटा उठा के 2 लाइन्स में लिख देना चलेगा। ठीक है, फालतू और लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सोशल ग्रुप के हिसाब से इन्होंने बोला जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है हमारी, जैसे एससी हैं, एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है। फीमेल लिटरेसी इसमें और ज्यादा लोअर है, बिकॉज ग्रुप को या कम्युनिटी को ही नहीं एडवांटेज मिलेगी पढ़ने की, तो उनके जो है औरतें क्या पढ़ेंगी, तो ये बड़ा रीजन था। और फिर तीसरा जो है वो रीजनल वेरिएशन है। तो कहते हैं केरला तो यूनिवर्सल लिटरेसी की तरफ भाग रहा है, वहां बिहार जो है पिछड़ा हुआ है, लैगिंग है। ठीक है, बिहार में लिटरेसी का कोई इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं है। So these inequalities in the literacy rate are especially important because they tend to reproduce inequality across generations. Illiterate parents are at severe disadvantage in ensuring that children are well educated, thus perpetuating existing inequalities. कहने का मतलब अनपढ़ गंवार पेरेंट्स होंगे, बच्चों को भी उसी तरीके से रखेंगे और आगे इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं, तो परपेचुअल एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज चली जाएगी। तो आई रिमेम्बर मेरे को बहुत बुरा लगा था, बिकॉज एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पे मैं भी बहुत डिसएडवांटेज रहा हूँ। मेरे को भी एजुकेशन नहीं, मतलब एजुकेशन मिली पर ढंग से नहीं मिली। ठीक है, तो मैं पढ़ना चाहता भी था, तो बस ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। आई रिमेम्बर मैं एनजीओ अपने जो जिस एनजीओ के साथ मैं काम करता था वहाँ पे मैं हरिनगर पाठशाला मैंने शुरू कराई थी। तो पीछे पार्क जहाँ पे सेंटर है उसके जस्ट पीछे एक जिलेबी पार्क पड़ता है, वहाँ पे क्लासेस होती थी, क्योंकि वहाँ पे एक स्लम है। ठीक है, तो उसमें से एक ना
मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, रहमान नाम था बच्चा का, आई थिंक 5th क्लास में 6th क्लास में होगा। तो वो पढ़ने आता, वो बहुत अच्छा पढ़ता था, मतलब ओवर द पीरियड टाइम उसने स्कूल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी अपनी। और उस मतलब आधा पौना घंटा होता नहीं था उसकी अर्चित म्यूट करना अर्चित। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ वो नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ एक बार म्यूट कर दो। हाँ थैंक यू। तो उसका आधा पौना घंटा होता ही था, और उसकी मदर आ जाती थी, उसको मार पीट के ले जाते, हम बोलते थे पढ़ाना है पढ़ने को, नहीं पढ़ के क्या करेगा, छोड़ दो, क्योंकि अब वो मेंटालिटी ऐसी हो रखी थी। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब आप स्लम में अगर जाते हो, जो लोग जहाँ जहाँ जैसे स्प्रिंगडेल वाले बच्चों को ले जाते हैं कई एरियाज में एक्टिविटीज कराने के लिए, तो आई होप नाट्य को पता हो। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंगडेल वालों की लेगेसी काफी टाइम से चली आ रही है, बच्चों को बताया जाता है, सोशल एक्टिविटीज करवाते हैं, तो ऐसा देखने को आज भी मिलता है। सर हाँ जी। मुझे भी लेके गए थे एक बार, तो मेरे स्कूल वालों को, हम एनएसएस में थे ना, अच्छा। तो उसमें एक बार लेके गए थे स्लम एरिया में। ओके, ठीक है, ठीक है, अच्छा। तो ऐसा होता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। जो लिटरेसी था ये फुल मार्कर का क्वेश्चन, और जो मैंने आपको बताए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाती हैं। ठीक है जी। तो ठीक है यार, हम ना इतना ही करते हैं, मेरे पास मेरे को ना थोड़ा सा दूसरी क्लास का सेटअप करना है, तो आज की थोड़ी सी क्लास उसकी डिफरेंट है, तो आज हम इतना ही करते हैं। 2 टॉपिक्स हमारे बचे हैं, 3 एक्चुअली, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। चैतन्य मुझे ये बता दो, ये समझ आया तुम्हें जितना हमने अभी किया? ओके, चैतन्य तुम्हें भी समझ, आराध्य तुम थे, चैतन्य थे? चैतन्य तुम्हें समझ आ गया चैतन्य? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कूल, कूल, ठीक है। और अर्चित, तुमने जितना किया ये समझ आया अर्चित तुम्हें? यस सर, बीच बीच में आवाज कटी थी, वो कोई अलग दिक्कत बात है। नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है अर्चित, एक बार दोबारा रिव्यू कर लेना फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। जहाँ कुछ रह गया होगा तो पूछ लेना, बाद में बता दूंगा। चलो ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय आराध्या, वान्या, डेलिसा एंड अर्चित, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। बाय चैतन्य, बाय आराध्या, बाय वान्या। बाय सर। बाय बाय।